हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2013 के सॉल्यूशन और ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है अ सॉलिड आयरन बॉल इज हीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीजेस। यानी कि जब आप किसी सॉलिड बॉल को आयरन बॉल को हीट कर रहे हो तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका मिनिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा किसी मेटल को जब आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, हीट करने पर वो होता है एक्सपेंड। तो अगर वो एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है एरिया होता है 4πr²। ठीक है, तो एरिया भी इंक्रीज होगा क्योंकि एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस के स्क्वायर पर। आर इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज होता है। और वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम भी रेडियस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर। तो जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब जब उसको हीट किया जा रहा है, हीट करने से मेटल बॉडी एक्सपेंड हो रही है जिसकी वजह से रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने ये देखा कि वॉल्यूम रेडियस को इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो रही है। एक्चुअली रेडियस क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हीट कर रहे हैं। तो जब हीट कर रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो जो मिनिमम इंक्रीज होगा वो हम ये कह सकते हैं कि जो डिक्रीज हो रहा है यानी कि डेंसिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डेंसिटी। बाकी सब तो इंक्रीज ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3.6 ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी कंप्लीटली देन इलेक्ट्रिसिटी दैट कुड बी ऑब्टेन्ड कितना होगा। देखो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा mc² इक्वल टू डेल्टा mc²। अब जो मास है यहाँ पर वो कितना है हमारे पास 3.6। ये ग्राम में है लेकिन इसको किलोग्राम में लिख देते हैं पहले 10⁻³ c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि होता है 3 इंटू में 10⁸ और इसका स्क्वायर हमें करना है। तो ये हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई में 9 इंटू में 10⁻³ यहाँ पर और 8 दूनी 16 प्लस के 16 यहाँ पर। तो ये जो आंसर आएगा पहले वो आएगा जूल में, लेकिन जितने भी आंसर है वो सब किलोवाट में या किलोवाट आवर में। एक्चुअली जूल की दूसरी यूनिट होती है वाट आवर। तो जब आप इसको किलोवाट आवर में लिखेंगे तो हमें 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि ये तो हट ही जाएगा। तो जब आप 3.6 इंटू 9 करोगे 3.32.4 आएगा और उसको फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है किलोवाट के लिए। तो आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻10। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3.24 10⁻10 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम बोलते हैं ना एरिया वेक्टर, तो वो स्केलर क्वांटिटी ना होगी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में तो जिसमें डायरेक्शन भी हो डिस्प्ले और मैग्नीट्यूड भी हो और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करे। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर इक्वल टू होता है ना एफ वेक्टर अपॉन क्यू के। लेकिन जो फ्लक्स होता है फाई, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो मैग्नेटिक फ्लक्स हो, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द एरिया वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, और वैसे भी हम डिफाइन कैसे करते हैं फ्लक्स को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। तो नंबर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का डेल क्यू और डेल टी जो कि इक्वल टू होता है के एरिया रेट ऑफ या टेम्परेचर ग्रेडियंट हम इसको बोलते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। हमें के का निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, हम इसको डेल क्यू डेल एक्स लिखा, एरिया नीचे आएगा, एक एरिया हो लगा देते हैं यहाँ पर और डेल्टा टी भी नीचे आएगा। तो के इक्वल टू कितना हो गया डेल क्यू और डेल टी इंटू में डेल एक्स ऊपर डेल टी नीचे और एरिया भी नीचे। अब देखो हीट है डेल क्यू तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² t-2। यहाँ पर डेल्टा टी है टाइम यानी कि टी, फिर डेल एक्स है एल और यहाँ पर टी क्या है टेम्परेचर। तो या तो उसको केल्विन लिखते हैं या फिर यहाँ पर थीटा लिखा हुआ तो हम उसको लेंगे थीटा टेम्परेचर का और यहाँ पर एल का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं एम। अब देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक खाली एल बचेगा एल और
टी की पावर यहाँ पर ये 1 है, ऊपर जाकर के माइनस, तो -2 और -1 यानी कि -3 और थीटा आएगा -1। थीटा -1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इनको तो हटा दो, इसमें थीटा -1 नहीं है। टी की पावर -3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एल -1 ना होकर के +1 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो जनरल एक्सप्रेशन होता है रिजोल्विंग पावर का आरपी, वो होता है 1.22 लैम्डा, ठीक है। और एक्चुअली dp/p इक्वल टू d लैम्डा और लैम्डा भी होता है। तो जो रिजोल्विंग पावर है वो होती है एक तरह से d लैम्डा और में लैम्डा। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज। देखिए यहाँ पर जूल में आंसर है ना, तो मैं इस ऑप्शन को अगर मैं लूँ ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12375 अपॉन में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो सीधा मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन जूल में निकालना तो जूल के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, Hc अपॉन में लैम्डा। H यानी कि प्लैंक कांस्टेंट 6.625 × 10⁻34, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपॉन में वेवलेंथ हमें गिवन है 100 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10⁻10 से। तो सीधा जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा और जो आंसर आएगा वो रहेगा 1.989 × 10⁻17 जूल। तो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 2 × 10⁻17 जूल। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट शंट रेजिस्टेंस, यानी कि एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, शुड बी कनेक्टेड in parallel with an emitter having a resistance of 0.06 ohm so that the 25% of total current would pass through the emitter। एक्चुअली जब आपको एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम एक शंट रेजिस्टेंस को, शंट रेजिस्टेंस मतलब लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो एस को हम यहाँ पर कनेक्ट करने और हमें एस की ही वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है जी की वैल्यू जो कि 0.06 है ओम में। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ से इसमें जा रहा है आई जी करंट, तो और यहाँ से आई करंट अगर आ रहा है टोटल करंट, तो यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा आई माइनस आई जी। अब हमें गिवन है कि हैविंग रेजिस्टेंस सो दैट 25% ऑफ टोटल करंट वुड पास थ्रू द एमीटर, यानी कि जो आई जी की वैल्यू है वो हमें गिवन है 25% ऑफ द टोटल वैल्यू यानी कि आई। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आई अपॉन आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 अपॉन में 25, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए अगर मैं इन पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई जी इंटू जी रहेगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा S इंटू में यहाँ पर जो करंट है यानी कि I माइनस आई जी। हमें S की वैल्यू फाइंड करनी है, तो G अपॉन S को हम लिख सकते हैं I माइनस आई जी अपॉन में आई जी, so it will be equal to I अपॉन में आई जी माइनस 1। अब I अपॉन आई जी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये -1 कर देते हैं 3 आ जाएगा। तो G अपॉन S इक्वल टू कितना आ गया 3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है S की, तो S इक्वल टू हो जाएगा G अपॉन में 3 और G की वैल्यू कितनी है 0.06 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आएगा 0.02। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.02 ओम। ये जनरल इक्वेशन है, इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, आपने फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा शंट रेजिस्टेंस का। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आई जी इंटू में जी अपॉन में आई माइनस आई जी। बट अगर इसको फॉर्मूले का फॉल भी जाए तो जो मैंने आपको बताया था पैरेलल वाला, उससे आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टार्टिंग एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, जिसके एम की वैल्यू हमें गिवन है 28 किलोग्राम पर मोल, is isothermally compressed to 1/5 of its original volume, find the change in the entropy। तो हमें जो वॉल्यूम V2 गिवन है, मतलब बाद में लेट वॉल्यूम V2 हो गई, पहले V1 थी, तो V2 है 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम V1 के, तो V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5। और जो मास है वो गिवन है 3 kg और जो मोलिकुलर मास है वो है 28 किलोग्राम पर मोल। हमें निकालना चेंज इन एंट्रोपी। तो देखो जब आइसोथर्मली बोला है, आइसोथर्मली कंप्रेस है, तो आइसोथर्मली प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल डेल्टा एस होता है NR log
वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल या V2 अपॉन V1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये हो ln V2 अपॉन VR। अगर आप इसको लॉग में लिखेंगे तो ये होगा 2.303 NR log V2 अपॉन में V1। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2.303 n को हम कैसे लिखेंगे, जो n इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, यानी कि 3 अपॉन में 28। लेकिन ये किलोग्राम में है ना, यहाँ पर एक्चुअली किलो में है, तो हम 10 की पावर 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा ऊपर। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू में 10 की पावर 3 अपॉन में 28। r की वैल्यू 8.314 और log V2 अपॉन V1। log V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू आएगी V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 कितना है अपने पास 1/5 और इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 0.69। तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं log V2 अपॉन V1 की वैल्यू माइनस 0.69 आएगी, और जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा और ये आएगा 1430 जूल पर केल्विन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, डिप्रेशन इन कैंटिलीवर किस पर डिपेंड करता है ये बताना है। देखो डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है W यानी कि वेट L की क्यूब अपॉन में 3 यंग्स मॉडुलस इनटू में L। तो यहाँ पर जो डिप्रेशन है इसको डिप्रेशन बोल देते हैं, वो लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा, तो डिप्रेशन डायरेक्टली डिपेंड करेगा लेंथ की क्यूब पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि क्यूब ऑफ लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अल्फा की वैल्यू 0.95 है तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको मैंने अलग से बताया हुआ है, अल्फा बीटा गामा के अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। जनरली इनमें रिलेशन होता है 1/अल्फा इक्वल टू 1/बीटा प्लस में 1/बीटा प्लस 1। अगर आपको बीटा निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1/बीटा, या फिर 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी 0.95, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस 0.95 से। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो विल गेट वैल्यू, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.95 0.05 आएगा। सोल्व करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 19। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।